कभी सोचा है, हम सबके पास दिन में 24 घंटे ही तो होते हैं, है ना? फिर भी कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों में अपनी पूरी दुनिया बदल देते हैं और कुछ बस वहीं के वहीं रह जाते हैं। आज हम टाइम मैनेजमेंट के उस सच की बात करेंगे जो शायद ही कोई बताता है। पता है क्या? असल में ये टाइम को मैनेज करने के बारे में है ही नहीं। ये सब कुछ अपनी एनर्जी और डायरेक्शन को मैनेज करने का खेल है। $1 बिलियन एम्पायर और एक ऐसा नाम जिसे कोई याद भी नहीं रखता। इन दोनों के बीच आखिर फर्क क्या होता है? आपको लगेगा बहुत कुछ, पर कई बार इसका जवाब सिर्फ कुछ घंटों या शायद कुछ मिनटों के फासले में ही छिपा होता है। और ये जवाब लिखा गया था 14 फरवरी 1876 को। जी हाँ, सिर्फ 34 लाइनों की स्याही ने इतिहास बना दिया और दो लोगों की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। तो चलिए अब जरा इस कहानी में डीप डाइव करते हैं। ये कहानी है टेलीफोन की इन्वेंशन की, और ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसी रेस है जिसने ये साबित कर दिया कि सही वक्त पर सही एक्शन लेना कितना कितना जरूरी होता है। तो सीन में है दो ब्रिलियंट इन्वेंटर्स, एक तरफ अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और दूसरी तरफ एलाइशा ग्रे। मजे की बात यह है कि दोनों ने लगभग एक ही वक्त पर टेलीफोन का आविष्कार किया, लेकिन उस एक दिन 14 फरवरी को उनके लॉयर्स का अप्रोच बिल्कुल जमीन आसमान का था। बेल का लॉयर तो भाई वॉर मोड में था, सुबह सुबह पेटेंट ऑफिस पहुंच गया, और ग्रे का लॉयर वो एकदम चिल्ड आउट था। उसने सोचा आराम से लंच के बाद फाइल करेंगे। जरा उस दिन की टाइमलाइन को इमेजिन कीजिए। बेल के लॉयर ने तो ऑफिस खुलने से पहले ही अपनी पोजीशन ले ली थी, और जैसे ही गेट खुला, प्श्यू, एप्लीकेशन सबमिट। दूसरी तरफ ग्रे के लॉयर ने सोचा चलो पहले लंच कर लेते हैं। बस यही कुछ घंटे, यही एक छोटा सा फैसला, और सब कुछ बदलने वाला था। और फिर जब पेटेंट ऑफिस की डेली डॉकेट बुक कोर्ट में पेश की गई तो अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल का नाम था एंट्री नंबर 5 पर, और एलिशा ग्रे का नाम वो था एंट्री नंबर 39 पर। उन दोनों के बीच की वो सिर्फ 34 एंट्रीज, बस उन्हीं ने बेल को अरबपति बना दिया, और ग्रे इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गए। तो इस कहानी से सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? सिंपल, टाइमिंग इज एवरीथिंग। जो काम सबसे जरूरी है उसे सबसे पहले करना। बेल के लॉयर ने इस सिंपल से बात को समझा और इतिहास रच दिया। अच्छा, अब चलिए टाइमिंग से आगे बढ़कर डायरेक्शन और एफर्ट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और इसे समझने के लिए मेरे पास 2 कमरों में बंद 2 लोगों की एक कहानी है। ये कहानी ना बड़ी शानदार ढंग से दिखाती है कि सिर्फ हार्ड वर्क करना ही काफी क्यों नहीं है। तो इमेजिन कीजिए 2 लोग हैं, राहुल और सुमित। दोनों एक जैसे कमरों में बंद हैं। दोनों को ये पता है कि किसी एक दीवार के पीछे सोना छिपा है। अब राहुल क्या करता है? वो सुबह उठता है, पहले पेट भर खाना खाता है और फिर थोड़ी लो एनर्जी के साथ किसी भी एक रैंडम दीवार पर कुल्हाड़ी मारना शुरू कर देता है। मतलब उसका डायरेक्शन गलत है और एफर्ट भी पीक पर नहीं है। दूसरी तरफ है सुमित। वो उठते ही सबसे पहले हर दीवार को टैप करके देखता है, ये जानने के लिए कि कौन सी दीवार से हॉलो साउंड आ रही है। मतलब वो सही दीवार, राइट डायरेक्शन ढूंढता है और फिर अपनी पूरी एनर्जी बस उसी एक दीवार पर लगा देता है। दोस्तों, यही है डायरेक्शन। ये आइडेंटिफाई करना कि वो कौन सा एक काम, वो कौन सी एक दीवार है जो हमें सबसे ज्यादा रिजल्ट्स देगी। इट्स ऑल अबाउट वर्किंग ऑन द राइट थिंग। और एफर्ट है वो इंटेंसिटी, वो एनर्जी जो हम किसी काम में लगाते हैं। ये हार्ड वर्क करने के बारे में है। और हाँ, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव तब होता है जब हम अपनी पीक एनर्जी स्टेट में होते हैं। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि डायरेक्शन एफर्ट से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचिए, अगर सुमित 50% एनर्जी के साथ भी सही दीवार पर वार करता तो भी उसे सोना मिल ही जाता, है ना? लेकिन राहुल, वो चाहे 100% एनर्जी लगाकर भी गलत दीवार पर मेहनत करता रहे, उसे सिर्फ और सिर्फ थकावट ही मिलेगी। चलिए अब कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये वो कहानियां हैं जो बताती हैं कि डायरेक्शनली रॉन्ग होने के कितने बड़े और डिजास्टरस रिजल्ट्स हो सकते हैं। मिलिए फ्रेंच मैथमेटिशियन उर्बन लुवरियर से। ये इतने ब्रिलियंट थे कि इन्होंने सिर्फ मैथ का इस्तेमाल करके नेपट्यून ग्रह को खोज निकाला था। मतलब डायरेक्शनली बिल्कुल सही, कमाल। लेकिन फिर उन्होंने सेम मेथड से मर्क्यूरी की ऑर्बिट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक वल्कन नाम के ग्रह को ढूंढना शुरू कर दिया। पता है क्या, ये ग्रह असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मेथड ब्रिलियंट था पर डायरेक्शन कंप्लीटली गलत। और पता है, यही गलती बड़ी बड़ी कंपनीज भी करती हैं।
कोडैक फिल्म कैमरास पर ही फोकस करती रही और डिजिटल रेवोल्यूशन को मिस कर दिया। ब्लॉकबस्टर, उन्होंने तो इंटरनेट का मजाक उड़ाया था और फिर नेटफ्लिक्स ने उन्हें हिस्ट्री बना दिया। अरे छोड़िए, एक दोस्त की कहानी है, उसने अपने छोटे से आरओ शॉप पर पूरा ध्यान लगाया जबकि उसकी एक प्रॉपर्टी का केस चल रहा था। अगर वो सॉल्व हो जाता तो उसे 100 गुना ज्यादा फायदा होता। वो सब डायरेक्शनली गलत थे। तो सवाल अब ये उठता है कि हम अपनी पीक एनर्जी का इस्तेमाल सही डायरेक्शन में करें तो करें कैसे? चलिए अब व्हाट और वाई से हटकर हाउ पर आते हैं, एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप गाइड के साथ। देखिए, हमारी बॉडी ना एक नेचुरल रिदम पर चलती है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। बेसिकली होता क्या है कि सुबह के वक्त हमारा मोटिवेशन और कॉर्टिसोल लेवल पीक पर होता है। यही वो गोल्डन टाइम है जब हमारी अटेंशन और एनर्जी नेचुरली सबसे हाई होती है। तो पीक परफॉर्मेंस का एल्गोरिदम बहुत बहुत सिंपल है। स्टेप 1, सुबह जल्दी उठें। स्टेप 2, अपने सारे टू डूज जो भी काम करने हैं एक लिस्ट में लिखें। स्टेप 3, अब उस लिस्ट को प्रायोरिटाइज करें और वो सिर्फ एक काम चुनें जिसका सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। और फाइनली स्टेप 4, उस एक प्रायोरिटी टास्क को अपनी सुबह की पीक एनर्जी के साथ सबसे पहले खत्म करें। दैट्स इट। चलिए अब इसे जरा बिग पिक्चर में देखते हैं, मतलब पूरी जिंदगी के पर्सपेक्टिव से। ये बात बहुत गहरी है। किसी भी इंसान की पूरी लाइफ ट्रेजेक्टरी, मतलब वो जिंदगी में कहाँ पहुंचता है, ये अक्सर सिर्फ 2 से 4, जी हाँ, सिर्फ 2 से 4 बड़े जरूरी फैसलों से तय होती है। ये वो डिसीजंस हैं जो हमारी जिंदगी का डायरेक्शन सेट करते हैं। इन फैसलों को पहचानना और उन पर अपनी बेस्ट एनर्जी लगाना, बस यही अ रियल गेम चेंजर है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल जो हम सबको आज खुद से पूछना चाहिए। आज, सिर्फ आज के दिन, वो कौन सा एक काम है जो सबसे ज्यादा मैटर करता है? उसे पहचानिए और अपनी बेस्ट एनर्जी सबसे पहले उसी को दीजिए।